हुए हैं। श्याम, कानपुर की जनता को साधने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे कानपुर में। बहुत बड़ी रैली उन्होंने की थी। रैली का जो मकसद था वो यही था कि जनता से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। आप जनता के बीच में गए हैं, ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, आपने हर चरण का चुनाव कवर किया है। आप ये ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर जनता ने किस आधार पर आखिर किस पार्टी को वोट किया है, मुद्दे क्या रहे हैं इस बार? अगर बात की जाए तो जनता में एक तरफ जहां पीएम मोदी की योजनाएं थी वो एक मुद्दा थी। तमाम लोग ऐसे थे जो पीएम की योजनाओं पर वोट करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें गेहूं मिल रहा है, तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 400 से अधिक सीटों की मांग इसलिए बीजेपी कर रही है कि वो संविधान को बदलना चाहती है। तो ये एक मैसेज बहुत बड़े पैमाने पर नहीं तो लेकिन छोटे पैमाने पर लोगों में गया। और कहीं ना कहीं जो एक वर्ग था जो आरक्षण जाने से डरता है, उन्हें लगता है कि आरक्षण ही उनके लिए सब कुछ है, तो उसमें डर की भावना आई और उसने बीजेपी के अगेंस्ट में वोटिंग भी की। तमाम जगहों पर देखने को मिला और यही वजह है कि कानपुर और कानपुर बुंदेलखंड की जो 10 सीटें हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में यहां पर अब जो संभावना बनती है तो ऐसा लगता है कि 4 सीटें बीजेपी यहां से लूज कर सकती है। हालांकि पूरी सभी 10 सीटें जो है वहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। किसी तरीके की कोई बीजेपी की लहर नहीं है, किसी तरीके की कोई विपक्ष की लहर नहीं है। लेकिन जो वोटर है उसने तमाम ऐसे मुद्दे जिनको पहले वो इश्यूज नहीं मान रहा था, लेकिन चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा, और उसके बाद जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया कि आरक्षण खतरे में, इस मुद्दे को उन्होंने मुद्दा माना और इसको लेकर के तमाम जगहों पर वोटिंग भी हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि ये वोटिंग कितनी हुई है, कितना वोटर शिफ्ट हुआ है। अगर 80 वोटर्स की बात की जाए तो वो वोट अगर शिफ्ट हुआ है तो क्या वो बीएसपी की तरफ गया या फिर उसने विकल्प के तौर पर गठबंधन को चुना? क्योंकि कानपुर की अगर सबसे बड़ी जीत की बात की जाए तो पिछली बार सबसे बड़ी जीत झांसी में निकल करके, कानपुर बुंदेलखंड की बात की जाए तो झांसी में निकलकर सामने आई थी, जहां बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा 5 लाख वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार वहां पर प्रदीप जैन आदित्य बहुत अच्छा चुनाव वहां पर लड़े। लेकिन फिर भी सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि 5 लाख की लीड को कवर करना क्या आसान है? सब इसी तरीके के हालात तमाम दूसरी जगहों पर है। कानपुर की अगर बात कर लिया पर्टिकुलर, तो कानपुर की जो सीट है वहां पर पीएम मोदी ने प्रचार किया था, जिससे कानपुर और कानपुर देहात यानी कि अकबरपुर लोकसभा सीट को भी साधने का प्रयास किया गया। इन दोनों सीटों को साधने के लिए तमाम मैसेज दिए गए। लेकिन यहाँ पर कानपुर में जिस तरीके से बाहर से प्रत्याशी उतारा गया, जिसको लेकर के जो संगठन के लोग हैं उनमें नाराजगी देखने को मिली, एकजुटता नहीं दिखी, प्रचार में तमाम लोग साथ में नजर नहीं आए, तो इसका नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आया। वही दूसरा, कानपुर की जो सीट है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है, जिसमें ब्राह्मण मतदाता निर्णय की स्थिति में, तो ऐसे में गठबंधन और बीजेपी दोनों ही तरफ से जो ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे गए, तो ऐसे में ब्राह्मण वोटों का बंटना, साथ ही साथ जो 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं वो सपा के पाले में जाती हैं और 2 विधानसभा सीटें वो बीजेपी के पाले में है। तो ऐसे में यहाँ पर भी मुकाबला बेहद रोमांचक मनाया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों में, चाहे गठबंधन में या फिर बीजेपी में, जीत हार का अंतर 50,000 के आसपास होगा। वो इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है। यही हालात यहाँ की देखिए वोटिंग परसेंटेज से यही हो रहा था कि जीत हार का जो मार्जिन रहेगा वो थोड़ा कम हो सकता है। विनीत दुबे हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए सहयोगी। विनीत भी कई जगह पहुंचे, लगातार वो वोटिंग के दिन कई बूथों पर घूमते नजर आए। विनीत, ब्रज क्या कहता है ये समझना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम मथुरा की बात करें या आगरा की बात करें, फतेहपुर सीकरी की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, आगे बढ़ते हैं इटावा की बात करें, मैनपुरी की बात करें, कन्नौज की बात करें, तो एक ये इलाका जो है जिसे कहा जाए कि एक तरफ गठबंधन, उसमें भी खासकर समाजवादी पार्टी का प्रभाव और दूसरी ओर कुछ बीजेपी का प्रभाव, तो आपने क्या पाया, आपने क्या टटोला और क्या समझने की कोशिश की और आप का क्या सटीक विश्लेषण रहा है? अगर हम बोले कि एनडीए को कितना मिलेगा, इंडिया को कितना मिलेगा, अदर पर कितना जाएगा? बिल्कुल राहुल, अगर मेरे आकलन की बात की जाए तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ब्रज जो है वो हमेशा से भाजपा के कब्जे में रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कोशिश किया कि अगर ब्रज पर कब्जा पा लिया तो उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर कब्जा पा लेंगे। लेकिन हमारे पास एक तरफ ब्रज है तो दूसरी तरफ ऐसी कई सीटें हैं जहां पर सपा कांग्रेस गठबंधन का राज है, यानी समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। चाहे हम मैनपुरी की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, कन्नौज की बात करें, इटावा की बात करें, ये तमाम सीटें हैं। लेकिन अगर इस बार आगरा सीट की बात करें, सबसे पहले आगरा सीट से शुरुआत कर देते हैं। देखिए इस बार जो वोट पड़ा वो काफी साइलेंट वोट था और कुछ लोगों ने यहां पर मोदी योगी के चेहरे पर वोट दिया।
प्रत्याशियों से नाराजगी हर सीट पर ज्यादातर दिखाई दी। प्रत्याशी से लोग नाराज थे कि वो पहुंचे नहीं, उन्होंने 5 साल के सरकार की योजना जरूर रही, लेकिन सांसदों से जरूर वो खुश नहीं थे। और ऐसा देखा गया कि कई सांसद ऐसे थे जिनकी टिकट यहां पर दोबारा से उन्हीं की टिकट दे दी गई और यही नाराजगी जनता में दिखाई दी। लेकिन उसका असर जो है वो जरूर चुनाव पर पड़ेगा। वोट काफी बड़ा, परसेंटेज थोड़ी जरूर कम थी। चलिए आगरा से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आगरा की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट निकालती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट रूप से बिना किसी रोक रुकावट के ये सीट भारतीय जनता पार्टी की प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। छुटपुट नाराजगी जरूर थी, लेकिन वो दूर हो चुकी थी, क्योंकि यहां सबसे बड़ा फायदा इस चीज का मिला, क्योंकि चाहे बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन हो, दोनों ही प्रत्याशी जो थे वो बाहरी प्रत्याशी थे। यानी जनता पर कोई उनका ज्यादा वर्चस्व नहीं था, ज्यादा कोई उनके सामंजस्य नहीं था। और यही वजह देखने को मिली कि यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी साफ अपनी सीट निकाल रही है। दूसरे नंबर पर बसपा और तीसरे नंबर पर आपको यहां पर सपा कांग्रेस गठबंधन नजर आएगी। फतेहपुर सीकरी की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसी सीट थी जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी। यानी राजकुमार चाहर करीब 4.5 लाख वोटों से यहां से जीते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी थे। एक बार फिर से उन्हें टिकट दी गई, लेकिन इस बार खासा नाराजगी उनकी देखने को मिली। तमाम लोग नाराज थे और सामने थे रामनाथ सिकरवार जो कांग्रेस से थे, जिनको बाबा फौजी भी कहा जाता है, और सीधी सीधी उन्होंने टक्कर दी। और हालात ये आ गए कि इस समय ये एक ऐसी सीट है जहां पर आर या पार की लड़ाई है। यानी कि 50,000 वोट इधर या 50,000 वोट उधर। अगर चाहें तो वहां कांग्रेस गठबंधन भी जीत सकती है, लेकिन अगर बड़े गणतज्ञों की माने, राजनीतिकों की माने और दबी जुबान के माने, तो उनका कहना है कि राजकुमार चाहर जो है वो सीट को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी कम वोटों से ही सही, कम अंतर सही, लेकिन राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी अपनी सीट निकाल लेंगे। मथुरा की बात कर लेते हैं। सेम हालात यही है। हेमा मालिनी से लोग नाराज जरूर थे, लेकिन ब्रज में इतना काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने कराया, वहां के सौंदर्यीकरण को लेकर ब्रज तीर्थ विकास का गठन किया, तमाम काम कराए, तो उसका फायदा जो है वो हेमा मालिनी सांसद को मिलता हुआ नजर आया। एक यमुना की प्रदूषण की बात थी जो हमेशा से ब्रजवासी उठाते चले आए हैं, उसके लिए भी इस बार हेमा मालिनी ने खुद पहुंची और जनता के बीच में उन्होंने वादा किया ब्रजवासियों के कि इस बार यमुना शुद्धिकरण की बारी है और यमुना इस बार शुद्ध की जाएगी। तो इस बार उनको उसका फायदा जरूर मिलता नजर आया और हेमा मालिनी भी अपनी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहां से निकालती नजर आ रही है। अब जरा खतरे की सीटों की बात कर लेते हैं। देखिए, फिरोजाबाद सीट समझ लीजिए आप। यहां से आप फिरोजाबाद के सपा कांग्रेस गठबंधन के जो प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का एक अच्छा वर्चस्व है, और जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी ने जिनको खड़ा किया वो कह सकते हैं कि उनका ज्यादा बड़ा वर्चस्व नहीं था, व्यापारी हैं और उसके अलावा पुराने समाज सेवा में भी थोड़ा बहुत रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा वोट जो उनको नहीं मिला। और समाजवादी पार्टी की जो सीट है वो यहां से मजबूत दिखाई दे रही है कि फिरोजाबाद सीट जो है वो सपा कांग्रेस गठबंधन निकाल लेगी। सेम हालात मैनपुरी के डिंपल यादव जी के हैं। फाइट बहुत जरूर है। जयवीर सिंह की फाइट, जो पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो वहां फाइट में थे, बहुत अच्छे मेहनत की, तमाम रोड शो वहां पे सीएम के भी किए गए, तमाम बहुत सारी सभाएं भी की, जनसभाएं भी की, लेकिन यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त जो है वो डिंपल यादव की लग रही है। जैसा कि जो हमने जब हम वोटिंग मतदान के दौरान गए तो हमने जब जनता को देखा कि लगातार जो वोट था, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो शाक्य हो, चाहे वो वहां पर सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट डालता हुआ नजर आया। तो डिंपल यादव की यहां से सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा तीसरी खतरे की सीट जो है वो अलीगढ़ सीट है। जो अलीगढ़ सीट कही जाती है कि अलीगढ़ में विजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, वो यहां पर सतीश गौतम से बेहद नाराजगी थी लोगों की। जो ठाकुर लॉबी थी वो लामबंद थी, तमाम छत्र जो थे वो यहां पर लामबंद हुए थे, तमाम बैठकें हुई थी, और जहां तक कि जो बनिया ब्राह्मण जो लोग थे वहां के, वो भी इस समय विजेंद्र सिंह के साथ थे। तो इस सीट पर भी ये कहा जा सकता है, ये सीट भी लगातार सीधे खतरे में दिखाई दे रही है कि यहां से हो सकता है कि विजेंद्र सिंह इस पर बाजी मार जाए। बिल्कुल विनीत, ये बात सिर्फ अलीगढ़ की नहीं, अगर हम ये कहें कि पूरे पश्चिमी यूपी में जो क्षत्रिय समाज था वो लामबंद हो गया था बीजेपी को लेकर, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जगह जगह बैठकें होने लगी थी। चलिए रुक करेंगे अब देहरादून का। अजीत राठी हमारे साथ में बने हुए हैं। अजीत, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा है कि बीजेपी का जनाधार क्या रहा है, और खासकर लोकसभा चुनावों की बात करें तो हर सीट पर बीजेपी, लेकिन वहीं विधानसभा चुनावों में हमने वो डर भी देखा है, हमने ये भी देखा है कि वहां पर मुख्यमंत्री बदल दिया गया है। इस बार की बात अगर हम करें तो क्या जनता की पसंद पहली बीजेपी ही है? क्योंकि बीजेपी सिर्फ जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो 400 पार के नारे के साथ चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और आप 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यानी यहां पर 5-0 पर मैच छूटा है, 2014 का भी 2019 का भी। और विधानसभा की बात हम करते हैं, लगातार ये मिथक भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर तोड़ा है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आएगी, एक बार भाजपा की आएगी। तो 2017 में जो सरकार आई थी, 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट करके इस मिथक को भी तोड़ दिया है। तो यहां पर लोग प्रो भाजपा हो गए हैं 2009 में, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव
चुनाव में कांग्रेस ने सारी सीटें जीत ली थी, पांचों की पांचों लोकसभा सीटें। लेकिन उसके बाद टेम्पो उनका बिगड़ गया, उनकी गाड़ी डिरेल हो गई। और अब अगर 5 लोकसभा सीटों की मैं बात करता हूं तो पौड़ी गढ़वाल जो सबसे हॉट सीट रही है, जो यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे थे, और सामने गणेश गोदियाल जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, वो भी बहुत मजबूत नेता थे। तो ये पूरी की पूरी सीट सैनिक बाहुल्य सीट है। पूर्व सैनिक यहां पर बहुत वास करते हैं। अग्निवीर का भी कहीं कहीं देखा गया असर, और बहुत सारी चीजें थी, प्लान के मुद्दे थे। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बावजूद वहां से अनिल बलूनी बहुत क्लियरली वहां से जीतते दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि वहां से अनिल बलूनी की जीत सुनिश्चित ही समझी जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनिल बलूनी गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद फिर टिहरी सीट आती है। टिहरी राज परिवार चौथी बार चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और यहां से बहुत ही कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस ने जोत सिंह उंचोला, जिनको विधानसभा में पहुंचे भी 1 दशक से ज्यादा हो गया, तो उनको यहां पर उतारा था। लेकिन यहां वो कांग्रेस ने तो बहुत करतब नहीं दिखाया, लेकिन यहां पर बेरोजगारी के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाने वाले एक युवा बॉबी पवार यहां पर निर्दलीय लड़ गए। उन्होंने यहां पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया, और उनके आने से एक फर्क ये पड़ेगा कि भाजपा की जो लीड होगी, जो उसका मार्जिन होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास आती स्पष्ट रूप से दिख रही है। और एक और बहुत टिपिकल सीट हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लड़ रहे थे, और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे थे। ये माना जा रहा था कि हरीश रावत के बेटे ने केवल नॉमिनेशन किया है तो पूरे चुनाव की कमान हरीश रावत के हाथ में थी। वहां पर जो बसपा का वोटर था दलित, और जो चूंकि उनका मुस्लिम प्रत्याशी था, तो मुस्लिम बड़ी संख्या में कांग्रेस को डाइवर्ट हुआ, दलित बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ माइग्रेट हो गया। तो इस वजह से कांग्रेस वहां थोड़ी मजबूत स्थिति में तो आई, लेकिन वहां भी कांग्रेस के जीतने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। हरिद्वार ऐसी सीट है, हरिद्वार की जिले की 11 विधानसभा सीटें उसमें आती हैं, और 3 विधानसभा सीटें देहरादून जनपद की आती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत चूंकि इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक डोईवाला सीट है, वहां से विधायक होते रहे हैं 20 साल तक, तो कुल मिलाकर उनको वो भी फायदा मिल रहा है। दूसरा, उनको कैडर वोट का बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। तीसरा, इस सीट पर ध्रुवीकरण होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो मार्जिन भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये सीट भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती दिख रही है। अब एक सीट है नैनीताल उधम सिंह नगर जिसका नाम है, तो वहां से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने कैंडिडेट वहां भी बहुत ही कमजोर उतारा, जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी कालाडूंगी से हार गया था। यानी कि आपके मुताबिक 5 की 5 सीट एक बार फिर बीजेपी के खाते में। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और आप लोगों ने जो आकलन किया उस